हेलो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन और उनमें भी हम क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन देखेंगे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स और इवैल्यूएशन, फर्स्ट थिंग आती है कि ये होते क्या है। तो जो टीचर्स हैं वो हमेशा इस बात को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, एंशियस रहते हैं कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है उसको वो कैसे जो है वो एक मेज़र कर पाए या उसको कैसे एक पेपर पर एक प्रॉपर उसको प्रेजेंट कर पाए। तो ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जो इस इवैल्यूएशन में हेल्प करते हैं। इसमें वो मेज़र करते हैं स्टूडेंट की लर्निंग को। और जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं उनमें हम जो लर्निंग है मार्क्स के टर्म्स में मेज़र की जाती है। जैसे 78 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, ये स्टूडेंट की लर्निंग हुई कि वो अराउंड 100 में से 78% जो है वो चीज़ों को अच्छे से समझता है, जानता है, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बनी है, ये इसके अकॉर्डिंग माना जाता है। ये टोटली मार्क्स पर बेस्ड होता है, जो मार्क्स होते हैं हमारे उन पर बेस्ड होता है। और इसके टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में देखें तो 3 टाइप से इसके जो है वो 3 टूल्स होते हैं जिनसे इवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे रिटन टेस्ट इसके अंदर होते हैं, ओरल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी अदर पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लाइक ये MCQ भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर मैच द फॉलोइंग मैचिंग की फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये जो है वो टूल्स होते हैं इवैल्यूएशन के। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि अगर हम स्टूडेंट का क्या लर्निंग, जो हम किसी भी चीज़ को अगर करने जाते हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसी तरह हमारे स्टूडेंट की लर्निंग क्या हो इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। ये वो स्टेटमेंट होते हैं इन विच द स्पेसिफिक एंड ऑब्जर्वेबल टर्म दैट टेल what the learner is expected to achieve as a result of engaging her in teaching learning process, की जो लर्नर है वो क्या अचीव करेगा जब हम उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो है वो इंगेज करेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होगी, क्या क्या चीज़ें वो लर्न करेगा। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि लर्नर ने क्या किया है, क्या सीखा है, वो ये चीज़ें बताते हैं। और ये जो है वो लर्नर सेंटर्ड होने चाहिए ताकि वो चीज़ों को आसानी से समझ पाए, उसको फैसिलिटेट किया जाए जब वो लर्निंग उसकी होती है। एंड बी ऑब्जर्वेबल बाय ऑब्जर्विंग परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स, हमें भी उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना चाहिए, टीचर को एज ए ऑब्जर्वर काम करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। जो बेंजामिन एस ब्लूम थे उन्होंने जो है वो एक क्लासिफिकेशन दिया, यानी एक टेक्सोनोमी दी जिसको हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी मानते हैं। तो उसके बारे में पढ़े तो उन्होंने कहा था कि जो ह्यूमन लर्निंग है वो 3 पार्ट्स के अंदर होनी चाहिए, दैट इज़ कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। कोग्निटिव जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू हेड, रिलेटेड टू माइंड। अफेक्टिव मतलब फीलिंग, रिलेटेड टू हार्ट। एंड साइकोमोटर मतलब कोई डूइंग, जब कोई डूइंग हमारे ब्रेन से अटैच हो जाती है तो उसको साइकोमोटर बोलते हैं। इसको हम रिलेटेड टू हैंड यहाँ पे बोल सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव लेकर ही किसी बच्चे की या ह्यूमन की लर्निंग होनी चाहिए। ब्लूम टेक्सोनोमी भी ऐसा ही मॉडल था जिसमें क्लासीफाई किया गया था इन मल्टी लेवल को इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में। तो 6 कैटेगरी थी। जैसे कॉग्निटिव डोमेन है जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, उसके अंदर 6 कैटेगरीज के अंदर आई, लाइक नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। फिर जो ब्लूम की जो टेक्सोनोमी रही, इसका ये ओल्ड वर्जन था, फिर इसको रिवाइज किया गया। जो भी इसमें नाउन फॉर्म थी उनको फिर वर्ब फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको रिवाइज किया गया। जैसे कि फ्यू चेंजेस ये रहे, नॉलेज को इन्होंने रिमेंबरिंग बनाया, कॉम्प्रहेंशन को अंडरस्टैंडिंग बनाया, एप्लीकेशन को अप्लाइंग बनाया, एनालिसिस जो था उसको एनालाइजिंग में बना दिया, और जो सिंथेसिस था उसको इवैल्यूएशन में कन्वर्ट किया गया, और इवैल्यूएशन को क्रिएटिंग में बनाया गया। और जो ऊपर के लेवल्स थे, जैसे सिंथेसिस को क्रिएटिंग किया, इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग किया, तो वो लेवल की जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो गया। इवैल्यूएटिंग नीचे आ गया और क्रिएटिंग ऊपर चला गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, इनके लेवल्स के बारे में पूछ लिया जाता है और जो चेंजेस हुए उसके बारे में पूछ लिया जाता है। लाइक अगर आपसे लास्ट लेवल, सबसे ऊपर वाला लेवल पूछा जाएगा तो पहले में अगर वो इवैल्यूएशन था तो नए वर्जन में इवैल्यूएटिंग नहीं है बल्कि सिंथेसिस का जो नया वर्ब फॉर्म निकली क्रिएटिंग, वो है इसमें फर्स्ट लेवल पर, लास्ट लेवल पर, मतलब सबसे ऊपर। अब बात करें हम डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड टेस्टिंग की, तो डोमेन्स हम जानते हैं 3 डोमेन्स होती है, कोग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव। कोग्निटिव जो फोकस करती है स्टूडेंट के मेंटल प्रोसेस पर, जिसको हम थिंकिंग डोमेन भी बोल सकते हैं और इंटेलेक्चुअल डोमेन भी बोल सकते हैं। साइकोमोटर की बात करें तो ये डोमेन जो है वो मैनिपुलेटिव होती है, मैनुअल होती है, और इसमें फिजिकल स्किल्स देखी जाती है, लाइक ड्राइंग ऑफ फिगर्स, प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो ये डायरेक्टली अटैच टू द फीलिंग्स,
लर्नर की सेंसिटिविटी, उसकी अवेयरनेस, उसका ग्रोथ इन एटीट्यूड, इमोशंस, बिलीव्स, जो सब्जेक्ट मैटर लर्न उसके रिगार्डिंग उसके होते हैं, तो ये सब अफेक्टिव डोमेन में आता है। जो कोग्निटिव डोमेन है वो डील करती है कि चीज़ों को हम कैसे एक्वायर कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है और नॉलेज को कैसे यूज़ किया जाए। तो जैसे जो यहाँ पे नीचे टेबल दी गई है, तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी वर्ब से हम क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख सकते हैं। लाइक जो रिमेंबर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। रिट्रीव रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो रिमेंबर होता है, उसमें हम लिख सकते हैं अरेंज करे, साइट करे, चूज, काउंट, डिफाइन, डिस्क्राइब, डुप्लीकेट या आइडेंटिफाई। इस तरह हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये वर्ड्स यूज़ करके, की वर्ड्स यूज़ करके बना सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में जैसे और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शनल हमें नॉलेज मिलती है, ओरल, रिटन, ग्राफिक कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उनका मीनिंग अपनी दिमाग के अंदर, अपने माइंड के अंदर, वही हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके लिए हम क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव राइट कर सकते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, एसोसिएट, कैटेगराइज, क्लैरिफाई, क्लासीफाई, कंपेयर, कंक्लूड। तो ये चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम अप्लाई, एनालाइज, वैल्यूएट, क्रिएट, इन सब की मीनिंग को जानते हुए कुछ कीवर्ड्स जो है वो लगा सकते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखने के लिए। सेकंड जैसे साइकोमोटर है, ये डील करती है फिजिकल स्किल पे। साइकोमोटर वर्ड ही हमें बताता है कि फिजिकल स्किल पर जो है वो डिपेंड करती है। डूइंग इसका बेसिक डोमेन होती है। जैसे इसके अंदर आता है इमिटेशन, जहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं लोगों को और कॉपी करते हैं। तो इसमें हम क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, लाइक अडेयर, कॉपी, फॉलो, रिपीट, रेप्लिकेट, ये वर्ड्स यूज़ करके हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। सिमिलरली हम मैनिपुलेशन का, प्रिसिजन का, आर्टिकुलेशन का, नेचुरलाइजेशन, इन सब के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। बात करें अफेक्टिव डोमेन की, डील करती है हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी जो वैल्यूज़ है, हमारे जो इमोशंस हैं उनसे। इसको हम वैल्यूइंग डोमेन, इसीलिए हम इसको वैल्यूइंग डोमेन बोलते हैं। तो जैसे इसके अंदर आती है रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। लाइक रिसीविंग ये है कि हम कितने ओपन है, कितने रेडी हैं नई इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए। इसके लिए हम लर्निंग आउटकम बना सकते हैं, लाइक आस्क, चूज, डिस्क्राइब, फॉलो, गिव, होल्ड, ये सारे वर्ड्स की वर्ड्स यूज़ करके जो है वो इससे लर्निंग आउटकम बन सकते हैं। सिमिलरली हम अदर वर्ड्स के भी बना सकते हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को लिखना, जैसे रिमेंबरिंग में जो है वो लर्नर रिकॉल करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा फैक्ट्स को, उसके अंदर डेफिनेशंस आएगी, लॉज आएंगे, प्रिंसिपल्स आएंगे और बहुत सारी नॉलेज जो उसके अंदर होगी वो सभी आएंगी। अंडरस्टैंडिंग में जो लर्नर है वो कंस्ट्रक्ट करेगा मीनिंग, बहुत सारे टीचिंग लर्निंग जो सिचुएशंस उसके साथ हुई उसके साथ उनको देखते हुए वो मीनिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट करेगा। अप्लाइंग में क्या है, लर्नर जो है वो फैक्ट्स को यूज़ करेगा, कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को, थ्योरीज को, जिससे वो जो नई सिचुएशन उसके साथ आती है वो उनमें जो जो वो प्रॉब्लम फेस करता है उनको वो सोल्व कर पाए। एनालाइजिंग में क्या होगा, जो लर्नर है वो पैटर्न्स देखेगा, रिकॉग्नाइज करेगा चीज़ों का मीनिंग, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, और इस लेवल में जो लर्नर है वो इस पोजीशन पर हो जाता है कि वो कंपेयर कर सके या एट्रीब्यूट दे सके या ऑर्गेनाइज करे या नॉलेज को ब्रेक डाउन कर सके छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, और जो गिवन सिचुएशन है उसको भी वो आसानी से एनालाइज कर पाए, क्या सही क्या गलत वो सब देख पाए। इवैल्यूएटिंग में लर्नर जो है वो इवैल्यूएट कर पाए, जनरेट कर पाए, क्रिटिक कर पाए, जज कर पाए, फॉर्मुलेट कर पाए हाइपोथेसिस को भी और प्लान एक्सपीरियंस को भी, और डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन को वो जस्टिफाई कर पाए। क्रिएटिंग के अंदर क्या होगा कि वो डिज़ाइनिंग कर पाए, प्लानिंग करवाए, राइटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, और अपने ओन इमेजिनेशन से जो चीज़ों को, थ्योरीज को, इनको वो प्रोड्यूस कर पाए, तो वो आ जाएगा क्रिएटिंग के अंदर। अब आते हैं जो मेगर थे, रॉबर्ट एफ मेगर साइंटिस्ट, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स के फील्ड में। तो मेगर ने जो है वो PCC का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पर, और उन्होंने कहा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को एज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, कि ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनमें लिखा जाता है कि जो लर्नर है वो अब इतना एबल है, वो ये चीज़ें कर ही देगा, तो इनके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट चीज़ें लिखी जाती है। अब वो लाइक अगर वो फ्रैक्शन की डेफिनेशन है तो इनमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है कि अब लर्नर जो है वो फ्रैक्शन की डेफिनेशन को बता ही देगा। अगर उसको कोई फ्रैक्शन का अलग कॉन्सेप्ट बताया और उसमें लर्निंग आउटकम्स लिखने होगा तो उसमें लिखा जाएगा लर्नर अब ये कर ही देगा, तो ये सीधा जो है इसके अंदर बोला जाता है। और जो है वो मेगर ने कहा कि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव है इसके ये 3 कंपोनेंट कहा कि एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए, क्राइटेरिया होने चाहिए। ये 3 कंपोनेंट्स जो है वो मेगर ने दिए थे। परफॉर्मेंस के अंदर क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अंडर दिस कंपोनेंट स्टेट, उसमें क्या है कि जो लर्नर है वो परफॉर्म करने की उसमें क्वालिटी हो, एबिलिटीज़ हो, कि वो चीज़ वो परफॉर्मेंस अपनी दे पाए, वो परफॉर्म कर पाए। और ये मिजरेबल भी होते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो है वो विजिबल भी,
ऑब्जर्वेबल भी होती है। हम इनको ईजिली ऑब्जर्व करें, अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम ईजिली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और कितना अच्छे से वो परफॉर्म कर रहा है इससे हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 टाइप की परफॉर्मेंस आती है, लाइक फर्स्ट वन इज विजिबल परफॉर्मेंस, सेकंड इज ऑडिबल। विजिबल जो दिखाई दे, इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइक स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ अ सर्कल, विल बी एबल टू मेड अ रेक्टेंगल, विल बी एबल टू मेड अ ट्राइंगल। ये चीज़ें जो है वो स्टूडेंट अब इतना एबल हो गया है कि वो ये कर सकता है, और वो चीज़ें विजिबल है, हम उसको ईजिली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऑडिबल परफॉर्मेंस के अंदर क्या आएगा कि अब स्टूडेंट जो विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग, विल बी एबल टू डू अ डांस, समथिंग, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं जो ये जो आएंगी ऑडिबल परफॉर्मेंस के अंदर। नेक्स्ट बात करें कंडीशंस की, तो जो ऑब्जेक्टिव है इस कैटेगरी के अंदर वो डिस्क्राइब करते हैं वो सर्कमस्टेंसेस जिनमें जो है वो स्टूडेंट जो है वो परफॉर्मेंस को कैसे कैरी आउट करता है। वो परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन सिचुएशंस के अंदर वो कैसे कैसे रिएक्ट करता है, वो जो है वो इसके अंदर आता है। लाइक जो विजिबल जो परफॉर्मेंस है, कंडीशंस के साथ अगर उनके एग्जाम्पल देखें तो गिवन द रेडियस ऑफ सर्कल, स्टूडेंट विल एबल टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्केल, प्रोटेक्टर और अ पेंसिल। अगर इसके अंदर क्या होगा, एक कंडीशन दे दी जाएगी, फिर देखा जाएगा कि स्टूडेंट कैसे परफॉर्म करता है। कंडीशंस लाइक उसको एक रेडियस दे दी जाएगी सर्कल की, तो फिर वो जो है वो सर्कल को ड्रॉ कर पाए किसी भी चीज़ की हेल्प से, लाइक स्केल की हेल्प से, प्रोटेक्टर और पेंसिल, इन चीज़ों को लेकर जो है वो सर्कल को ड्रॉ कर पाए। तो कंडीशंस जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाती है। ऑडिबल परफॉर्मेंस में कंडीशन कैसे ऐड होगी, लाइक स्टूडेंट जो है वो विल बी एबल टू सिंग द सॉन्ग, वो सॉन्ग को गा सकता है। ये तो हमने देखा था परफॉर्मेंस के अंदर, बट उसमें वो कैसे रिदम को अपने माइंड में रखता है, उसके जेस्चर्स क्या रहते हैं, उसकी वॉइस इतनी लाउड है कि वो सभी लोग उसको सुन पाए, तो वो आ जाएगा कंडीशंस में। तो यहाँ पर क्या होता है, परफॉर्मेंस तो हो जाता है, उसके साथ कंडीशंस जुड़ जाती हैं। क्राइटेरिया की बात करें तो जो दिस कंपोनेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव शोज द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। ये शो करता है कि स्टूडेंट ने लर्निंग कितने अच्छे से की है, क्या वो उसके मास्टरी लेवल तक पहुंचा है या नहीं, कितना उसका लेवल है, ये चीज़ें क्राइटेरिया के अंदर बताई जाती है। तो जैसे एग्जांपल देखें तो प्रेजेंटेड एन इनएक्यूरेट ज्योमेट्रिकल फिगर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन और ऑन चॉक बोर्ड, स्टूडेंट विल बी एबल टू। अगर उसके लिए मैं एक ट्राइंगल बोर्ड पर बना रही हूँ और फिर उसको मैं गलत दिखाया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और बोल देखिए ट्राइंगल है, तो जो स्टूडेंट है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि नो मैम इट इज़ अ रेक्टेंगल, और उसके अंदर एरर्स देख पाए या फिगर को वो रीड्रॉ कर पाए, चाहे वो उनको टाइम लगे अराउंड 5 to 7 मिनट्स, इसके लिए माना जाता है कि वो नीटली उसमें फिगर को ड्रॉ कर पाए। अगर वो ऐसा कर पाते हैं, इसका मतलब क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं और उनकी लर्निंग काफ़ी अच्छी हुई है कि वो चीज़ों में अब एरर निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है और खुद से वो बना सकते हैं, मतलब उनके माइंड के अंदर वो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जो नॉलेज है वो बहुत सारे डोमेन की टेस्ट की जाती है, उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन से जो है वो हम डोमेन को, जो हमारी अलग अलग डोमेन्स हैं उनको चेक नहीं कर सकते कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर डाले जाते हैं, लाइक ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उसके अंदर डाले जाते हैं। लॉन्ग आंसर को हम ऐसे टाइप क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि उनका काफ़ी लॉन्ग में और काफ़ी सोच समझ के आंसर करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि जो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे को मिलेंगे तो वो चूज़ करना होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर इसका क्या होता है, उसको काफ़ी अल्टरनेटिव भी मिलते हैं, तो उसको सिर्फ इतना है कि वो चूज़ करे बेस्ट आंसर क्या है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, मैच द फॉलोइंग, MCQs, ये सब उसके अंदर आते हैं। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स तो यही होगी कि हम बहुत सारा जो कोर्स है उसको आसानी से इसके अंदर कवर कर सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन हमें बनाने होते हैं। और रिलायबिलिटी, वैलिडिटी भी इसके अंदर होती है, टाइम सेविंग ये होता है, और जो राइटिंग स्किल्स है वो भी एलिमिनेट हो जाती है क्योंकि इसमें सीधा आपको आंसर जो है वो ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग ये सब करना होता है। एनालिसिस भी काफ़ी इजी होता है, लाइक अगर किसी ने ट्रू लिखा है तो 1 मार्क्स, अगर फॉल्स लिखा है तो गलत है फिर उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एनालिसिस ईजिली हम कर पा सकते हैं। और गेस बेस्ड आंसर का भी लेस स्कोप हो जाता है, लाइक अगर वो क्वेश्चन काफ़ी, उनका आंसर काफ़ी बड़ा होगा तो बच्चे इजीली कुछ भी गैस करके लिख सकते हैं, बट अगर वो ट्रू फॉल्स या सीधा MCQs होंगे तो उसमें कोई गैस करने का स्कोप नहीं रहेगा। वो आसानी से जो है वो बस सिर्फ कोई भी आंसर अगर उन्हें ट्रू लग रहा है वो ट्रू ही करेंगे, फॉल्स है तो फॉल्स ही करेंगे। डीमेरिट्स की बात करें तो राइटिंग स्किल को हम इसमें टेस्ट नहीं कर सकते, MCQ को फ्रेम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस किया जाता है, सब्जेक्ट को नहीं। और बहुत सारी इसमें क्या होता है कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो है वो
गेस वर्क जो है इसके अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लाइक आंसर, तो ये उसमें मेरिट्स में भी इसको बोल सकते हैं और डीमेरिट्स के अंदर भी। अब बात करें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इनका जो है वो लाइक इतने ज़्यादा शॉर्ट कि 10 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे नॉलेज को टेस्ट करना है स्टूडेंट की, तो ऐसे क्वेश्चन, डिफाइन मैटर, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लासीफाई फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। एप्लीकेशन के लिए नेम फ्यू थिंग्स अराउंड यू। एप्लीकेशन के अंदर चीज़ों की एप्लीकेशन दिखी जाएगी, लाइक नेम फ्यू थिंग्स अराउंड यू दैट इज़ मैटर, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर चेक कर ली जाती है। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, वही है कि कोई गेस वर्क नहीं कर सकते और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है इसके अंदर। स्टूडेंट जो है वो मे ऑल्सो कम टू नो वेदर द टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजी बीइंग अप्लाइड आर सुटेबल और नॉट। वो टीचिंग जो मेथड्स है या जो भी स्ट्रेटजी है वो सुटेबल है नहीं, वो इन चीज़ों के बारे में जान जाते हैं। डीमेरिट्स की बात करें, बस इसकी एक ही डीमेरिट हम बोल सकते हैं कि इसमें भी जो एक्सप्रेशन है, राइटिंग स्किल का एक्सप्रेशन, वो हम नहीं देख सकते क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में बच्चों को लिखना होता है, तो वो अपनी जो राइटिंग स्किल है उनको अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इनमें जो है वो 50-60 वर्ड के होते हैं और ये अराउंड 1 मार्क कैरी करते हैं ये भी। और जैसे कि इसके अंदर अगर आपको नॉलेज चेक करनी है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज सोलर सिस्टम, लाइक ये शॉर्ट आंसर टाइप भी हो जाएगा और नॉलेज भी चेक हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन सोलर सिस्टम। एप्लीकेशन में नेम द सेकंड एंड द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, तो ये चीज़ें इसके अंदर आएगी। अब बात करें लॉन्ग आंसर ऐसे टाइप को टेस्ट की, तो ये टेस्ट है ना, इनमें जो है वो काफ़ी लंबा जो आंसर है वो आपको लिखना होता है, पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, काफ़ी सारे पैराग्राफ्स लिखने होते हैं, जैसे 75 वर्ड्स के अराउंड इसका जो लेंथ होती है। और इसका जो लेंथ है आंसर की वो डिपेंड करती है क्वेश्चन का नेचर क्या है, मार्क्स कितने हैं क्वेश्चन को देखते, लाइक 5 मार्क्स का है कि 10 मार्क्स का है, 15 तक भी हो जाते हैं, 20-25 तक भी होते हैं क्वेश्चंस, तो वो डिपेंड करता है, उससे आप उसकी लेंथ बढ़ाते हो, उसमें और कंटेंट ऐड करते हो। डायरेक्शंस क्या दी है टेस्ट डेवलपर ने कि कितने वर्ड्स तक आपको लिखना है, वो वर्ड लिमिट जो है उसमें दे दी जाती है, क्योंकि किसी का बच्चों का नहीं पता वो कितना बड़ा लिख देगा कितना छोटा लिख दे, तो कुछ वर्ड लिमिट उसमें दे दी जाती है। और मेंटल फिजिकल एज भी डिपेंड करते हैं रेस्पोंडेंट की, कितना वो उसके अंदर लिख सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूजुअली टेस्ट करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज को, उसके कोग्निटिव एरियाज़ को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को, एप्लीकेशन को और अदर हायर एरियाज़ ऑफ लर्निंग की इसकी लर्निंग कितनी अच्छी हुई है, वो इन टाइप के क्वेश्चन से आसानी से पता चल जाता है। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें, मेरिट यही होगी, इन डेप्थ टेस्टिंग कर सकते हैं हम लर्निंग की, कि जो है वो उसके आंसर से पता चलेगा इसकी कितनी अच्छी लर्निंग हुई है, उसमें राइटिंग एक्सप्रेशन उसका अच्छा होगा। और हायर मेंटल एबिलिटीज़ हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं, गैसेस का तो कोई चांसेस नहीं होता इसके अंदर, और कंस्ट्रक्शन में भी ईजी होते हैं, और टीचर भी बहुत कुछ चीज़ें इनके थ्रू सीखता है। डीमेरिट्स की बात करें, थोड़े से कम रिलायबल होते हैं, लाइक अगर कोई बड़ा आंसर आपको लिखना है तो वो अपना पर्सनल व्यू कुछ भी उसके अंदर ऐड करे, कोई एक फिक्स इसका आंसर नहीं होता कि अगर आप यही लिखोगे वो परफेक्ट आंसर है, कोई भी चीज़ें, कोई भी एग्जाम्पल जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और असेसमेंट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और जो लिमिटेड पोर्शन ऑफ सिलेबस से ही हम चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, फिर टेस्ट बहुत लेंदी हो जाएगा, तो लिमिटेड पोर्शन आता है सिलेबस का भी। और क्रेमिंग को इसमें इंकरेजमेंट जो है वो मिलती है, लाइक अगर वो जो है वो क्रेमिंग करेगा तो वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्रैम करके एग्ज़ाम में वो लिख सकता है, बाकी उसकी लर्निंग हुई ना नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने लंबा लिखा है, बुकिश नॉलेज या बुकिश लैंग्वेज जैसे भी लिखा है तो टीचर उसको कंसिडर करता ही है, तो ये इंकरेज भी करता है एक तरीके से क्रैमिंग को। और जैसे हालो इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, बच्चे को जो टीचर है वो क्लास के अंदर अगर ऑब्जर्व करता है, लाइक अगर कोई बच्चा अच्छी सिंगिंग करता है या कोई बच्चा हार्ड वर्किंग है तो टीचर थोड़ा कंसिडर कर लेता है कि हार्ड वर्किंग है, इट मीन्स ये पंक्चुअल होगा, या जो है वो फिर ये इसकी अटेंडेंस भी अच्छी होगी, और जहाँ तक है वो इंटेलिजेंट भी होगा, तो इसने एग्जाम में भी अच्छा लिखा होगा। तो पूरा असेस करने के बजाय उसकी थोड़ी वैसी स्किल्स को देख के उसमें मार्क्स दे दिए जाते हैं कभी कभी, ये इसकी डीमेरिट में आ जाएगा। लाइक अगर उसकी सिंगिंग स्किल अच्छी है तो टीचर उसकी सिंगिंग स्किल से खुश होकर उसको मार्क्स दे दे एग्जाम में, तो ये चीज़ें हालो इफेक्ट के अंदर आती है, ये इसकी डीमेरिट बन जाती है। ओरल टेस्ट की बात करें, इसमें जो है वो एग्जामिनर सीधा क्वेश्चंस पूछता है और जो हमारे रेस्पोंडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें सीधा आंसर बैक करना होता है। इसको हम ओरल एग्जामिनेशन बोलते हैं और वाइवा भी बोलते हैं। जो लोअर लेवल पर हम इसको ओरल एग्जामिनेशन बोलते हैं और हायर लेवल पर वाइवा बोला जाता है। और जो वाइवा जैसे हायर लेवल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर हायर लेवल्स, BEd, M.Ed, यहाँ तक जो है वो ये किया जाता है।
और स्कूल लेवल पर तो लोअर क्लासेस होती है, तो उसमें हम ओरल टेस्ट या ओरल एग्ज़ाम बोल के इसको कंडक्ट कराते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो स्टूडेंट ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है और उनको तुरंत टाइमली फीडबैक मिलता है। लाइक अगर उन्होंने गलत आंसर दिया है या उन्हें अपने आंसर में इंप्रूवमेंट की नीड है तो टीचर तुरंत उनको वहीं पे करेक्ट कर देता है, तो टाइमली फीडबैक इसके अंदर मिलता है। टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन बढ़ता है। डीमेरिट्स की बात करें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और रिलायबिलिटी भी इसमें कम है, क्योंकि बच्चा अपना अपना व्यू ऐड करके जो है वो बताता है आंसर को, ज़रूर नहीं किसी चीज़ का एक परफेक्ट आंसर हो। प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करें तो जो है वो जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करने के लिए बच्चों के प्रैक्टिकल्स किए जाते हैं और ये सीनियर सेकेंडरी लेवल पर होते हैं। बेसिक जो कुछ कोर्सेज होते हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, उनके अंदर प्रैक्टिकल टेस्ट को ऐड किया जाता है कि जो सब्जेक्ट है इसका नेचर कैसा है, उसके हिसाब से स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल्स की लैब्स के अंदर, और उनके कुछ टेस्ट भी लिए जाते हैं लैब के अंदर ही। स्टूडेंट को इसके अंदर बोला जाता है कि परफॉर्म करो प्रैक्टिकल को, रिपोर्ट भी लिखो और वाइवा भी इसके साथ होता है। तो ये प्रैक्टिकल टेस्ट भी असेसमेंट के, मेजरमेंट के, इवैल्यूएशन के इनके टूल्स होते हैं। मेरिट्स की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर रियल लर्निंग जो है वो असेस की जाती है एक तरीके से हम देखें प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि वो खुद से भी परफॉर्म करते हैं, उनका वाइवा होता है तो वो खुद क्वेश्चन आंसर कर खुद उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, वो आंसर देते हैं और रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसमें जो परफॉर्म करे उसको लिखना भी उनको आ जाता है। तो ये मेरिट्स में इनकी रियल लर्निंग होती है, तो ये काफ़ी अच्छी मेरिट है और रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं एग्जाम को। लाइक अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है वहाँ पे सीधा क्वेश्चन और आंसर लिखता है, लेकिन यहाँ पर क्या है वो परफॉर्म करता है चीज़ों को, तब वो उन चीज़ों को लिखता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। कोऑपरेटिव स्किल भी डेवलप होती है और वो स्टूडेंट जो है वो आपस में मेनली जो प्रैक्टिकल है ग्रुप के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, तो उनकी कोऑपरेटिव स्किल्स और वो आपस में ग्रुप मेंबर से भी इंटरेक्ट कर पाते हैं। लीडरशिप स्किल भी उनके अंदर डेवलप होती है। डीमेरिट्स की बात करें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल आप परफॉर्म करोगे, फिर उसकी रिपोर्ट बनाओगे, फिर वाइवा दोगे, तो काफ़ी टाइम लगता है इन प्रोसेस में। थोड़ा एक्सपेंसिव भी है क्योंकि इसमें परफॉर्म किया जाता है प्रैक्टिकल को। बेसिक सिर्फ ये नहीं कि हमने दिखा दिया, हमने बता दिया, खुद से सारे स्टूडेंट परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव की बात की है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।